Okay, Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. And I welcome you all in today's session on how to prepare for AMU 11 entrance test. So this test may be for science, arts or commerce and even for diploma in engineering. So if you are a student who is preparing for this entrance test, then of course you will get a lot of information, tips and tricks and strategies that can be helpful in preparation for this AMU 11 entrance test and diploma in engineering entrance test. Okay, so today's date is 18th of July 2021 and time is around 8 o'clock. So we are going to start today's session. Okay, and in today's session the resource persons are, first of all, let me tell you about myself. I am Dr. Rizwan Alam. I am a PhD in computer science from Aligarh Muslim University. And with us in today's session, we have Muhammad Atif sir, who is a renowned actually teacher and trainer for especially GK and Indo-Islamic culture for AMU 11 entrance and BA entrance, other entrance tests of AMU. And also we have Saifur Rahman sir, who is a known trainer for especially the subject of physics, okay, for AMU 11 entrance. So आज के सेशन में हम लोगों के साथ कई सारे रिसोर्स पर्सन्स हैं जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको AMU 11 एंट्रेंस की और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस होता है उसके बारे में बातें करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है AMU 11th का जो टेस्ट होता है, जो 11-12th के लिए जो स्कूल है उसमें आपके पास 2 years का कोर्स है और SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में 650 सीट्स हैं मेल्स के लिए। STS स्कूल जिसको मिंटो सर्किल के नाम से भी जाना जाता है उसमें 55 सीट्स हैं मेल के लिए, बॉयज के लिए। AMU सिटी स्कूल में 50 सीट्स हैं, ठीक है। और AMU का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए उसमें 360 सीट्स हैं फॉर गर्ल्स एंड AMU गर्ल्स स्कूल नाम से भी एक स्कूल है जिसमें 120 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशली अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो 45% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट आपको 10th में, ठीक है। और अगर आप अपीयर हो रहे हो अभी 10th के एग्जाम में तो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज का जो क्राइटेरिया है, एज लिमिट इज 19 ईयर्स ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपका जो एज है वो 19 ईयर्स से ज्यादा हो रहा हो, नॉट मोर देन, यानी 19 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, ठीक है। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज थ्रू एडमिशन टेस्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इस स्लाइड में जो है, जो AMU का प्रॉस्पेक्टस है गाइड टू एडमिशंस 2021-22 वहां से कलेक्ट किया है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप कि बहुत ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है पता होंगी, बट फिर भी एक स्टार्ट के लिए, एक शुरुआत के लिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो इसलिए पहले इन चीजों को हम लोग एक एक करके देख लें। और जो टेस्ट पेपर का डिटेल है, टेस्ट पेपर का डिटेल है, जो टेस्ट होता है आपका पूरा 2 आवर्स का, 100 मार्क्स के लिए होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है। और उसमें जो साइंस से क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से 50 क्वेश्चंस होते हैं। लाइफ साइंस मींस बायोलॉजी। 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स के होते हैं, और इंडो इस्लामिक कल्चर का जो एक सेक्शन है उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टेस्ट के सेंटर्स इन जनरल अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली, श्रीनगर, कोलकाता, पटना एंड किशनगंज, ये सारे ही लोकेशंस पे टेस्ट का सेंटर होता है। आपने जैसा अपना चॉइस फिल की होगी उस हिसाब से आपको सेंटर एलोकेट हो जाता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो आप यहाँ पे स्लाइड पे से देख सकते हैं, या प्रॉस्पेक्टस पे भी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आप वहां से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप इसमें 11th कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में 110 सीट्स हैं बॉयज के लिए, STS स्कूल में 50 सीट्स हैं, और AMU सिटी स्कूल में 50 सीट्स हैं बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जो है वहां पे 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और
अगर हम लोग बात करें इसके आगे के जो बेसिक चीजें हैं, जैसे 19 इयर्स का जो है एज लिमिट है, वो चीजें यहाँ पे भी हैं, लेकिन टेस्ट के सब्जेक्ट कॉमर्स के लिए जो है थोड़ा सा अलग होंगे। कॉमर्स एंड आर्ट्स का आई थिंक सिलेबस सेम होता है। सोशल स्टडीज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपको सोशल स्टडीज से। मैथमेटिक्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एंड द एडमिशन टेस्ट के लिए जो सेंटर्स हुए वो सेम है, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, बरेली, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, किशनगंज में। ठीक है। अब अगर इन बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग ह्यूमैनिटीज जो आर्ट्स का सेक्शन है उसके लिए बात करें, तो उसका भी टेस्ट जो है सेम होता है। टेस्ट का आप सिलेबस देखें अगर, तो वो कॉमर्स एंड आर्ट्स का सेम टेस्ट होता है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ज्यादातर चीजें आप देख रहे हैं कि सेम होंगी। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां से देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इस टेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की है। अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करें तो जो एमयू का 11 साइंस का टेस्ट होता है, 11 साइंस के लिए एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कंबाइंड टेस्ट होता है। मतलब सेम टेस्ट पेपर रहेगा आपके पास और सेम क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने होंगे, बट जो आपने जैसी चॉइसेस फिल की होंगी फॉर्म फिल करते वक्त, उस हिसाब से आपके चॉइसेस के हिसाब से आपको जो है ब्रांच मिलती है। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में 90 सीट्स है मेल के लिए, फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है। यानी डिप्लोमा इन सिविल में फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, बॉयज के लिए 90 सीट है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट है, 15 सीट्स है, बॉयज के लिए एडमिशन नहीं है उसमें। ओके। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, 30 सीट्स बॉयज के लिए, 30 गर्ल्स के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं अलग अलग ब्रांचेस में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो है 12th होना चाहिए। 10th करके भी आप दे सकते हैं इसको, 12th करके भी दे सकते हैं इस टेस्ट को। ठीक है। और अगर हम लोग एक और पॉइंट है कि एज ऑफ कैंडिडेट मस्ट नॉट एक्सीड 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को। 1 जुलाई उस ईयर का आपको देखना है जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे होगे। ठीक है। तो यहाँ पे 21 साल है। और अगर आप 11th की बात करें तो 11th में 19 ईयर्स का एज लिमिट है। तो अगर एज का किसी का इशू है तो वो ये ध्यान रखें कि 21 ईयर्स है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। और 11th के लिए 19 ईयर्स, 19 साल की एज लिमिट है। तो आप एज बार जो भी है, एज लिमिट जो भी है, उसको जरूर चेक करके और फिर तभी अप्लाई करें। ओके। यहाँ पे जो टेस्ट का पैटर्न है दैट इज सेम, क्योंकि सेम पेपर देना होता है, सेम टेस्ट वो होता है एक्चुअली में। 11 साइंस का जो टेस्ट होता है वही सेम पेपर, सेम टेस्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए दोनों को ऑप्ट कर देते हैं उसमें जैसी ब्रांचेस आपने फिल की हो। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इन सारे ही एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है। तो सिलेबस अगर हम लोग देखें तो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है एएमयू की वेबसाइट से। ये ह्यूमैनिटीज का सिलेबस है। फर्स्ट वी विल डिस्कस फॉर साइंस सिलेबस के 11 साइंस का जो सिलेबस है उसमें अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, जो 9th एंड 10th क्लास की लाइफ साइंस है और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है वो आपको पढ़नी होती है मेनली। ठीक है। उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख रहे होंगे फिजिक्स में अगर देखें तो मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशन, ये सारी चीजें हैं। आई होप कि सैफुर सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं 9th एंड 10th की चीजें हैं। ठीक है। 9th एंड 10th का जो सिलेबस है आपका वही पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी और एस चांद की, लखमीर सिंह की जो बुक आती है उसको आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई एक गाइड साथ में ले सकते हैं अगर बुक्स के बारे में हम लोग बात करें तो। और डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बायोलॉजी में आप इन चीजों को जो है पढ़ना है आपको, क्लास 10th का जो जो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और ये है क्लास 9th के सिलेबस के लिए। क्लास 9th के सिलेबस से इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स में टोटल 9th एंड 10th का जो सिलेबस है वो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये देखिए वो चैप्टर्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये 9th एंड 10th में हैं। ठीक है। उन्होंने कुछ जगह टॉपिक्स लिख दिए, कुछ जगह थ्योरम्स लिख दिए, बट ओवरऑल जो आपको ध्यान रखना है
कि 9th एंड 10th का सिलेबस आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर आप एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं तो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें उन्होंने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज लिख रखा है, बट ओवरऑल जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपको सिंपली जो है 9th एंड 10th का सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। एनसीईआरटी एंड लखमीर सिंह, या मैथ्स के लिए आप बात करें तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की बुक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद जो पूरा इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो आई थिंक आतिफ सर अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जनरल नॉलेज में ये जो है कुछ कुछ टॉपिक्स उन्होंने लिख रखे हैं, इनसे इन जनरल क्वेश्चंस रहते हैं हर बार के एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरी रिक्वेस्ट है सैफुर रहमान सर, आप सुन पा रहे हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हाँ, सुन पा रहा हूँ। सैफुर रहमान सर, अगर आप फिजिक्स में कुछ थोड़ा सा इनपुट अपना दे दें पहले स्टूडेंट्स को कि क्या कैसे टॉपिक्स हैं, कैसे पढ़ना होता है, तो फिर हम लोग आतिफ सर को इनवाइट कर लेंगे जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए। ठीक है? ओके सर, श्योर सर। ठीक है सर, तो हमने वो शेयर की हुई है स्क्रीन, जी आप जैसा जी कहेंगे हम वैसा मूव करते चलेंगे सर, जी प्लीज। जी। देखिए, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू ऑल ऑफ द मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट हियर। और उसके बाद मैं विदाउट एनी फर्दर डिले सिलेबस पे आना चाहूँगा कि सिलेबस क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं कि 11th एंट्रेंस का या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फिज़िक्स का सिलेबस क्या है। तो सिंपल सा एक फंडा है, आपको एनसीईआरटी को जो है एकदम बेस मान के चलना है। एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं। जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी बुक रिकमेंड किया है, उस बुक को आप बेस मान करके अगर आप चलने के लिए रेडी हो तो शायद ही आपका ये कंपटीशन रुकेगा। अब एनसीईआरटी तो बहुत सारी है, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की, तो सब आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस बताया जा चुका है स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th। सिर्फ इसी दो एनसीईआरटीज़ को आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज, और ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, फ्लोटेशन, साउंड। ये जो पहले पेज में जो सिलेबस लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्लास 9th का है। लेकिन इशू ये है कि एनसीईआरटी से आप पढ़ लोगे, आपको सिलेबस का आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप देखोगे कि फिजिक्स के पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल विदाउट प्रैक्टिस अगर आप चले गए तो कॉन्सेप्ट भले ही आपका आता हुआ है, आप शायद वहाँ पे ना कर पाओ। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक आती है जो अक्सर मैं रिकमेंड करता हूँ। आप लोग भी अगर चाहो तो उस बुक को एक बार देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप जो है उसको आप जो है उसको सॉल्व भी कर सकते हो। स्टैलिन मल्होत्रा की आती है, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की। चूँकि अब तक जितना भी सवाल मैंने देखा, चाहे वो एयू 11th एंट्रेंस में हो, चाहे वो जामिया 11th एंट्रेंस में हो, चाहे वो बीएचयू के 11th एंट्रेंस में हो, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर हो, फिज़िक्स में उससे बाहर, उससे ज़्यादा लेवल का न्यूमेरिकल शायद नहीं पूछा गया हो। हाँ, थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है कि आपके स्कूल में जो चलाया जा रहा है वो आप रिकमेंड करें, वो आप पढ़ें। अगर स्कूल में आपने साइड बुक कोई नहीं लिया है तो लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, जैसा कि रिजवान सर ने बताया, वो बहुत ही बढ़िया बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है वो भी। और दूसरा न्यूमेरिकल के लिए आपको जो है स्टैलिन मल्होत्रा आपको बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ, देखिए क्या है ना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बुक पढ़ के जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में, बोर्ड लेवल की जो बुक्स हैं, उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है और जो क्वेश्चन आपको 11th एंट्रेंस में पूछा जा रहा है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया जाए कि सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हो, लेकिन जो एनयू 11th एंट्रेंस में आएगा वहाँ पे मिक्स्ड पे क्वेश्चन आएंगे। सीरीज और पैरेलल के अलावा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं। इनफैक्ट कई बार व्हीट स्टोन ब्रिज तक पे सवाल पूछा गया है। अब बहुत से लोग, जब मैं ये नाम लेता हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज 10th लेवल पे, तो वो उनके समझ में नहीं आता व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। आप जब स्टालिन मल्होत्रा या इस तरीके की कोई बुक जो कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए लिखी गई हो या तो एनटीएससी पर्पस के लिए लिखी गई हो, उसको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। फिर आप उस तरीके के सवाल सॉल्व कर जाओगे। डमी रेसिस्टर्स एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दे रखा है, डमी रेसिस्टर पे बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद जो है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, इस पे बेस्ड सवाल आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा।
लेकिन इस पे बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो तो हर कोई पढ़ के जाता है, लेकिन जो बच्चे इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करके जाते हैं दे आर गेटिंग सेलेक्टेड। ये फैक्ट है। जो नॉर्मल चीज़ है, जो बोर्ड पैटर्न पे है, वो तो हर कोई पढ़ के जा रहा है, वो हर कोई करके आएगा। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर फर्स्ट चॉइस चाहिए, तो कुछ कुछ डिफरेंस है जो आपको नॉर्मल पब्लिक से क्रिएट करना पड़ेगा। और वो डिफरेंस आएगा कैसे? तो आपको जो वे ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वे ऑफ लर्निंग है, उसको बदलना पड़ेगा। पढ़ना वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ पे फ्लोटेशन का एग्जांपल लूँगा। फ्लोटेशन में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फ्लोटेशन को अलग चैप्टर पढ़ाया है, और फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन को, फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉ को अलग चैप्टर पढ़ाया है। जब आप कोई क्लास करोगे, बढ़िया लेवल की अगर कोई क्लास होगी, तो फ्लोटेशन में अलग से हार्डली एक या दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। बाकी बैलेंस्ड फोर्सेज और नॉन बैलेंस्ड फोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो, उसी से सारा सवाल फ्लोटेशन का हो जाता है। और अगर आप सिर्फ फ्लोटेशन में फोकस करते जाए, तो मैं बताऊंगा कि आपको हो सकता है वहाँ पे दिक्कत हो, लेकिन बैलेंस्ड फोर्सेज के कॉन्सेप्ट को अगर आप वहाँ पे लगा रहे हो, तो वो सब सवाल आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मोशंस में आप मैक्सिमम हाइट वगैरह पढ़ते हो, मैक्सिमम फोर्सेज में भी मैक्सिमम हाइट पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल का क्या जाएगा। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को आप वर्क एनर्जी एंड पावर से सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका कुछ टाइम सेव हो जाएगा। तो फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस है, मैक्सिमम हाइट वाले या फिर मैक्सिमम रेंज वाले, ये सब कभी कभी पूछा जाता है। तो इसके सारे सवाल आपको वर्क एनर्जी एंड पावर के कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी टोटल है, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एक ही सवाल को अटेम्प्ट लेने का दो से अधिक प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं। आपको आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस आसान है, कौन से प्रोसेस में आपका टाइम बचेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट को आप फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। ग्रेविटेशन में बहुत सारे चीज़ ऐसी आएगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ सिमिलर होगी, तो ये जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे। रिजवान सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अगर आप पेज को स्लाइड डाउन करें, तो मैं आगे के कुछ चैप्टर्स पे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मैग्नेट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्योरली प्योरली इस चंद में जो दे रखा है, यानी लखमीर सिंह मंजीत कौर में जो दे रखा है, वो आप पढ़ के चले जाओ। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। नेचुरल फेनोमेना के लिए एनसीईआरटी आपके पास है। नेचुरल फेनोमेना के लिए एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी का कई बार डेटा आपको देखने को मिला है कि डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। अगर बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो यहाँ पे अगेन आपको स्टालिन मल्होत्रा का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अगेन यहाँ पे आपसे वर्ड नहीं कहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्लास जब आप 12th में जाते हो, तब जा करके वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं जो हूँ लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग वैसा पूछा हुआ है। तो अगर क्लास में आप PIR का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे, तो डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए भी आपको स्टालिन मल्होत्रा या फिर मैकग्रॉ हिल्स या फिर विली पब्लिकेशन की भी आती है, लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर स्टालिन लगा, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगेन थियोरेटिकल है, तो इसको आप NCERT से कवर कर सकते हो। देखिए कुछ चैप्टर्स हैं, आप पूरा का पूरा सिलेबस आप NCERT से कर जाओ। कुछ चैप्टर्स जो हैं बस उसके लिए NTSC की जो बुक्स आती हैं, या फिर आप स्टालिन मल्होत्रा ले लो, उनसे आप कर जाओ। जैसे कि लाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आप कर जाओ। दूसरी चीज़ की करंट आप कर जाओ, और मोशन फोर्सेस ग्रेविटेशन, ये 4 चैप्टर। इधर मोशन फोर्सेस ग्रेविटेशन, और इधर के 2 चैप्टर, 6 चैप्टर्स आपको थोड़ा सा लीड लेना पड़ेगा, तब जाकर के फिजिक्स में आउट ऑफ 17 आपका एक ठीक ठाक डिसेंट स्कोर आएगा। सो आई होप आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिलेबस क्लियर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान सर। और आई थिंक 2 स्टूडेंट्स हैं, शकील खान और आरिफा, इन दोनों लोगों ने जो है रेज किया हैंड, इनकी शायद कुछ क्वेरीज हों। ओके, श्योर। शकील खान पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? शकील अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को पहले। सर कर लिया। हाँ बताइए। सर इसकी एग्जाम की डेट कब आएगी सर? एग्जाम की डेट? यस सर, एग्जाम की डेट। जी जी, अभी यही बात भी हो रही थी हमारी। एक्चुअली एग्ज़ाम के डेट का क्या है ना कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट
जब रिलीज़ कर दे इन सब चीज़ों को तो उस हिसाब से, और जब भी आएगी डेट वो आपको नोटिफाई किया जाएगा। amucontrollerexams.com एक वेबसाइट है। मैं हर बच्चे को ये कहूँगा कि ये वेबसाइट आप पर्सनली रेगुलरली विजिट करें, amucontrollerexams.com, amucontrollerexams.com। ये वेबसाइट मैं हर किसी से कहूँगा कि हर कोई रेगुलरली विजिट करे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है वहीं पे आएगा। ठीक सर। बाकी अभी एज सच कोई डेट की कोई इत्तला नहीं है हमें। आरफा, आप कुछ पूछ रहे थे? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक हम लोगों के साथ तौसीफ अहमद सर जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद सर, सुन पा रहे हैं हम लोगों को? ओके, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशली इंडो इस्लामिक एंड जीके का। जो आप एमयू 11 एंट्रेंस साइंस के लिए टेस्ट दे रहे हो या फिर आर्ट्स के लिए दे रहे हो, उसमें इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके का पोर्शन जो है रहता ही रहता है। तो उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम लोगों के को बताने के लिए हम लोगों के साथ हैं मोहम्मद आतिफ सर, जिनका स्पेशली इंडो इस्लामिक एंड जीके पढ़ाने का मोर देन 5 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो मेरी आतिफ सर से रिक्वेस्ट है कि ओवरऑल हमने सिलेबस जो है वो स्क्रीन शेयर कर रखा है उसके लिए, तो आप अपने इनपुट्स दें सर। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच रिजवान सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हूँ इंडो इस्लामिक और जीके के सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। देखिए, सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको स्मार्टली वर्क करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे उसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो एएमयू क्या ये जो सिलेबस है 11th क्लास का, या साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, इंडो इस्लामिक एंड जीके का जो पोर्शन है वो सबके लिए सेम ही है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए सेम ही है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के लिए तैयारी कर रहा हो या आर्ट्स के लिए या कॉमर्स के लिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए सिलेबस सेम है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिलेबस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जीके एंड इंडो इस्लामिक कल्चर का। तो आपको सबसे पहले मैं सलाह ये दूंगा कि यहाँ टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है और आपको उसी पे स्टिक हो जाना है। इससे आगे या इससे बाहर नहीं जाना जीके और इंडो इस्लामिक के लिए। तो पहले मैं इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, तो पहले 10 नंबर जो हैं आपके इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिसको हम इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री वाले, जिसमें अकायद और इबादत भी आएगी। अकायद इबादत क्या होते हैं, जिसमें फेथ इन गॉड, ठीक है, एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान, पैगंबर पर ईमान, जो 7 चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा, उन सब के बारे में जानना होगा। ठीक है। और पिलर्स ऑफ इस्लाम, जैसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या हैं, वो भी पढ़ना होगा। नमाज है, तौहीद है, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है। ठीक है। इस तरीके से आपको ये डिटेल में पढ़नी होगी और इसी टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे वो इसी से कवर होंगे। दूसरी चीज़, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना है। मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे रही, वो इन डिटेल हमें पढ़ना है। डिटेल तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके यहाँ कुछ खास खास चीज़ें सिलेबस में दी हुई है। उनसे बर्थ से रिलेटेड, उनकी पैदाइश से रिलेटेड, उनके बचपन से रिलेटेड, उनके जवानी से रिलेटेड, और उन्होंने उनके लेन देन के मामलात, और जब उनको प्रॉफिटहुड मिली उसको लेकर भी हैं चीज़ें। ठीक है। तो आप वहाँ भी कर सकते हो ये चीज़ें, मतलब वो भी चीज़ पढ़ोगे, प्रॉफिटहुड एंड मक्की पीरियड क्या है, जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो वो वाला पीरियड भी आपको देखना होगा एटलीस्ट। तो ये सब मेन मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपके खुलफाए राशिदीन आपको पढ़ने हैं। इस्लाम के 4 बड़े खलीफा जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपको, चारों के बारे में।
फिर उसके बाद कुरान के बारे में पढ़ना है कि कुरान कब नाजिल हुआ, या उसमें जैसे कि क्वेश्चन आता है कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, या कुरान का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें जरूर आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा हदीस के बारे में पढ़ना है कि सियाह सित्ता जिसको कहते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम फेमस उलेमा की तरफ। मतलब इसमें आपको सूफिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और सूफिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 5 टॉपिक यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। जैसे कि शाह वलीउल्लाह हैं, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख अहमद सेरेंदी हैं, और निज़ामुद्दीन औलिया हैं, और एक और हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता एक हूँ सेकंड सर, अगर। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। वो शायद किसी ने बीच में गलती से स्क्रीन शेयरिंग कर दी थी, तो हाँ मेरी स्क्रीन इसलिए नहीं दिख रही थी। एक सेकंड। ठीक है सर। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा, हाँ थोड़ा बस ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी सूफिज्म वाला हिस्सा जो है, उसमें आपको 5 बड़े औलियाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिलसिले हैं, जैसे कि कादरिया सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला है, सोहरावर्दी सिलसिला है। ये चारों सिलसिले आपको देखने हैं, लेकिन इन 5 पर फोकस है। मतलब कौन कौन? ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शकर, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और शेख अहमद सिरहिंदी एंड शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में ही पढ़ना है। इनके अलावा फिर फेमस स्कॉलर्स जो हैं, यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट की तरफ शिफ्ट होगा आपका क्वेश्चन, यानी कि सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। तो सर सैयद से रिलेटेड आपको बहुत डीपली पढ़ना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उनके साथ साथ उनके जो साथी थे, जैसे मौलाना शिबली है, मोहम्मद अली जौहर है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सिर्फ इन इन हस्तियों तक आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो ये हिस्सा हुआ आपका इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड। दूसरा हिस्सा आता है इसमें हिस्ट्री। हिस्ट्री जो आपको कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत हो गई। ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, रिजवान सर जरा सा ऊपर करिएगा वापस, मतलब ऊपर की तरफ, पीछे पीछे, हाँ जी जी, डी पोर्शन मुझे दिखाइए। हाँ, ये वाला। तो आप देख ही रहे हैं, जैसे फेमस रूलर्स के बारे में पढ़ना, ये हिस्टोरिकल हिस्ट्री आपको पढ़नी है पूरी, जो मिडिएवल हिस्ट्री जो भी रही है उसमें, जैसे कि कुछ रूलर्स हैं। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत कब आई, कैसे आई, उसके अंदर जितनी भी डायनेस्टीज हैं सॉरी, लोधी डायनेस्टी हो गई, सैयद डायनेस्टी हो गई, तुगलक डायनेस्टी हो गई, स्लेव डायनेस्टी हो गई। ठीक है। एंड ये सारी डायनेस्टीज आपको पढ़नी है। उसके बाद मुगल अंपायर पढ़ना है। मुगल अंपायर के अंदर सारे आपको रूलर्स पढ़ने हैं। बाबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, और एंड औरंगजेब पूरा, और हैदर अली, टीपू सुल्तान। ये लिमिटेड हैं, आपको इनको पूरा पढ़ना है। उनके फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो इनकी फेमस बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, और क्या नाम है आपका, रेड फोर्ट हो गई, ठीक है, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब आपको पढ़ना है। अब आते हैं, ये तो हो गया पूरा इस चीज़ का सिलेबस कि इंडो इस्लामिक। अभी जीके पोर्शन पे मैं नहीं आया हूँ, इंडो इस्लामिक का। तो इसके लिए एक प्रॉपर, मतलब कोई आप कोई भी एक गाइड कंसल्ट कर सकते हैं, सब में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। और हिस्टोरिकल पोर्शंस को, जैसे कि आपके 9th एंड 10th क्लास में जो आपकी हिस्ट्री की बुक रही होगी, आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने दिल्ली सल्तनत या हिस्टोरिकल इसमें मुगल अम्पायर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको थियोरेटिकल आपको वहाँ से बहुत अच्छा मिल जाएगा। के पोर्शन पे रिजवान सर जरा आखिर वाले पोर्शन पे, इसके नीचे वाले पोर्शन पे आइएगा जी। देखिए, जनरल नॉलेज का जो टॉपिक है, जनरल नॉलेज अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपके यहाँ कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन आएंगे, है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपको क्या आएगा कि भाई किस कंट्री एंड या फिर कौन सा आतिफ सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
खेल कौन सी जगह खेला जाता है। स्विच करके देखता हूँ, एक मिनट। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है थोड़ी। नेटवर्क अपना। कोई बात नहीं, आप जनरल नॉलेज के सेक्शन को डिस्कस कर हाँ रहे थे। हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। जी जी, जी अब जी। ठीक है। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? ओके, जी जी, ठीक अब है। मैं साफ आ अब रही है आवाज, जनरल नॉलेज बिल्कुल। के बारे में बता रहा था कि जनरल नॉलेज अपने आप में हम्म एक बहुत वास्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज। तो आपको कन्फाइंड रहना है सिर्फ जो आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ABCDEF, 6 हिस्सों में आपको डिफाइन करा गया है। ये 10 नंबर मार्क्स जो हैं आपके, वो इसको डील करेंगे। जैसे कि पहला पोर्शन आप देख रहे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे भाई किस कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कौन सा स्पोर्ट्स कौन सी जगह पे खेला जाता है। दैट मीन्स जैसे मैं कहूँ क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो वो पिच पे खेला जाता है। बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, तो वो रिंग पे खेली जाती है। गोल्फ कहाँ खेला जाता है, तो उसका कोर्ट्स पे होता है। टेनिस कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट पे खेला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स से मिलेंगे। ठीक है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से अवार्ड जुड़े हुए हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। बेसिक ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी के बारे में क्या पढ़ना है आपको? ज्योग्राफी के बारे में आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है थोड़ी बहुत, कि वर्ल्ड में कौन कौन सी चीजें फेमस हैं, या इंडिया की हाईएस्ट लोएस्ट ये क्या है, या सॉइल टाइप्स आपको थोड़े से पढ़ लेने हैं कि भाई इंडिया में कौन एल्यूवियल सॉइल है, या रॉक्स कौन कौन से हैं, थोड़े से इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब आपने पढ़े होंगे। थोड़ा सा इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। बेसिक ज्योग्राफी यही होती है इसमें। इंडियन पॉलिटी पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आपको जानना है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने होते हैं, राइट्स कितने होते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको जानना है। पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा राज्यसभा कितनी सीट्स होती हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से ये पॉलिटी का पोर्शन गवर्न करेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बस आपको 2 मार्क्स के हिसाब से इतनी चीज़ें तो पढ़नी होंगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पर आता है। देखिए कि किस कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी होते हैं, कुछ नेशनल अवार्ड्स भी होते हैं, है ना। जैसे नोबेल प्राइज है, ठीक है, इसके बारे में कि कब शुरू हुआ, या लेटेस्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। जैसे फर्स्ट तो पता ही होता है सबको कि पहला नोबेल प्राइज इंडियन विनर कौन है, इस तरीके से लेटेस्ट में किस कौन सी फील्ड में किसको दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज है, मैग्सेसे अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड्स हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जो अवार्ड हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया। ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा अवार्ड है, तो बॉरलॉग अवार्ड हो गया। इस तरीके से अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में ये सेक्शन गवर्न करेगा। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स भी आपको थोड़े से देखने हैं। बुक्स एंड ऑथर्स थोड़े से लेटेस्ट देखने हैं, और कुछ आपको हिस्टोरिकल बुक्स भी ध्यान रखनी है। जैसे कि सर सैयद ने कौन कौन सी बुक्स लिखी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर जैसे कि अकबर की बुक्स हैं, अकबरनामा किसने लिखा, बाबरनामा किसने लिखा, तुजूक जहांगीरी किसने लिखी, या शाहनामा किसने लिखा, फिरदौसी ने लिखा। इस तरीके की ये किताबों को भी आपको पढ़ना होगा। एक सेक्शन ये है। बाकी एक 2 नंबर का सेक्शन बचता है आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स में आपको पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़ पे फोकस ज़्यादा करना है। मतलब ऐसे कोई पर्सन जो हाल ही में किसी का इंतकाल हुआ है या डेथ हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि अभी दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ है, तो इनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए इनका असली नाम क्या था। ठीक है। इस टाइप से। या जैसे कि करंट अफेयर्स का आप ये कह लीजिए कि कोरोना वाला जो चल रहा है मामला, पिछले साल कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि कोरोना के ऊपर एक आध क्वेश्चन कुछ आ जाए, कि कोरोना का वायरस का नाम क्या है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लेसेस एंड पर्सन जो ज़्यादा न्यूज़ में है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको, जैसे मलाला यूसुफजई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो न्यूज़ में रही है। ग्रेटर थंडरबर्ग जो है, थंडरबर्ग, उसके बारे में भी आ सकता है। तो ये ओवरऑल 10 नंबर का सेक्शन आपका जीके आपको डील करता है। इसके लिए आप कोई एक काम कर सकते हो कि छोटी सी एक अरिहंत की जीके की भी आती है, मेरे ख्याल से 25-30 रुपए की एक बुक आती है, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हो। तो उसमें काफ़ी हद तक आपका जीके करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आई थिंक मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, और होप जी कि आप आतिफ लोगों को सर, मदद बहुत मिली बहुत होगी। शुक्रिया आपका। जी, रिजवान भाई आगे कंटिन्यू करिए। जी आतिफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना थैंक यू वेरी डिटेल मच। वे में, इलेबोरेटिव वे में जो है पूरे सिलेबस की कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों के साथ डिस्कस की। और अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है स्टूडेंट्स के लिए,
जो स्पेशली 11 एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एएमयू के 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो क्रिएट किया गया है जिसमें कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, उसका हमने जो है इन कॉल मैसेजेस में चैट में आप देखो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सैफुर रहमान सर, आप जस्ट फॉर टेस्ट चेक करने के लिए भी जो अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है उसको जरा चेक करिए, आप उससे ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं। श्योर और सर, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप इसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, उस पे जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, रिसोर्सेज और क्वेश्चन पेपर्स या उनकी कोई भी क्वेरी हो तैयारी करने से रिलेटेड, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं वो भी शेयर किए जाते रहेंगे। तो बेटर है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और उसमें जो है उससे ये होगा कि आगे जो हम लोगों की टीम है अलीग्स की, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो स्पेशली उनका एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, तो वो जो है अपने रिसोर्सेज और क्लासेस की रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक हमने शेयर किया है उसको? आई थिंक फ्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, तो दैट थ्रू दैट लिंक यू कैन ज्वाइन इजीली, है ना? तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ोहैर अब्बास ने मैसेज किया है, ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब आप लोग ज्वाइन कर लें इस ग्रुप को, उसमें भी जो है चीजें रिसोर्सेज हम लोग शेयर करते रहेंगे बिल्कुल। अब आगे ये है आतिफ सर, तौसीफ सर हम लोगों के साथ जुड़ पाए हैं क्या? आतिफ सर? हाँ, तौसीफ सर अभी थे लेकिन अभी शायद नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अगर कुछ पॉसिबल हो तो एक उनको कॉल कर सकते हैं क्या आप जी, चाहें मैं तो करता हूँ कॉल। एक कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए, और फिर हम लोग थोड़ा सा आर्ट्स के सेशन, जी जी, मैं आर्ट्स कॉल का करता जो हूँ, सिलेबस है उसको डिस्कस कर लें। कॉल करता हूँ। टिल देन हम लोग कुछ और रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ जो उनके काम आएंगी, और अगर तब तक किसी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल है, वो कुछ पूछना चाहते हैं सिलेबस से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। वो या तो चैट में लिखें या सीधा अनम्यूट कर लें और पूछें, अपना सवाल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने शेयर किया है, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कॉमर्स का सिलेबस। ओके, बिल्कुल सईद खान, कॉमर्स का सिलेबस के लिए ही हम लोग तौसीफ सर को इनवाइट कर रहे हैं, कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स ही विल ज्वाइन। एंट्रेंस एग्जाम होने की डेट जो है ये अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और जो एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स .com वेबसाइट है उस पे ही इस चीज़ को नोटिफाई किया जाएगा। हम लोग रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर इस बारे में आता है देन वी विल अपडेट यू। सो इसलिए बेटर रहेगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, तो उस पर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग शेयर करते रहेंगे, और आपको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द जो है वो नोटिस या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब टेस्ट होना है, या टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो। बाकी रिसोर्सेज जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प कर सकें वो भी हम लोग वहां पे शेयर करते रहेंगे बिल्कुल। सईद खान ने पूछा है सर कहीं एएमयू के चक्कर में और सब यूनिवर्सिटी के लिए लेट ना हो जाएं। तो आप एएमयू के चक्कर में बिल्कुल लेट नहीं हो, आप वहां पे भी अप्लाई कर दें। जब वहां का एग्जाम होता है, जो भी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहां पे अप्लाई कर दें, इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी टू हेल्ड एंट्रेंस एग्जाम अगर पर्सनली पूछें तो प्रोबेबिलिटी, अगर आप बात कर रहे हैं अभी जुलाई की, तो अगस्त में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर सितंबर में हो पाया तो हो पाता है, अगर प्रोबेबिलिटी पूछें, जो पर्सनल गेस है, बट ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी। शकील खान, आप पूछिए क्वेश्चन। शकील खान, आप जो भी पूछना चाहते हैं।
सर अगर वहां पर एंट्रेंस निकल गया तो फिर एएमयू का क्या होगा? सईद खान, देखिए सबसे सिंपल बात है कि अगर आपका वहां पे एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया तो सबसे जो बेटर अप्रोच है कि आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और जब भी कभी एएमयू के लिए होता है तो आप एएमयू का एंट्रेंस दे देना, और फिर क्वालिफाई अगर हो जाता है आपका टेस्ट तो आप वहां पे से अपना एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ पे आ सकते हो। बट ये बहुत ही रिस्की रहेगा कि आप एएमयू के इंट्रेंस के को वेट करते हुए बाकी हर जगह का एडमिशन या इंट्रेंस स्किप कर दें। ये बिल्कुल भी अच्छा एक जो है स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। एएमयू में बीए प्रोग्राम की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें? अजमल, अभी हम लोगों ने इससे पहले बीए के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए ही एक सेशन किया था, एंड अगेन हम लोग देखते हैं अगर ज्यादा क्वेरीज रहेंगी तो बीए एंट्रेंस की तैयारी के लिए फिर से सेशन करेंगे। तब तक आप जो है बीए का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, अभी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। एमयू 11 एंट्रेंस के लिए 9th एंड 10th दोनों का पढ़ना पड़ेगा या सिर्फ 10th का ही? एहतशाम ने पूछा है। बिल्कुल 9th एंड 10th दोनों का पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 10th पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस वहां पे जो है आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाए, आप उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाओ। तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, 9th एंड 10th का जो सीबीएसई का सिलेबस है वो आपको दोनों ही क्लास का प्रिपेयर करके जाना है, और स्पेशली क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे जाते हैं उस लेवल तक के लिए करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 11 साइंस एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, शादाब पूछ रहे हैं। तो देखिए 11 साइंस तो ये है कि आप जो नॉर्मल हम लोगों का 10+2+3 या 4 का जो एकेडमिक करिकुलम होता है कि आप 10th करते हो उसके बाद 11 12th करते हो, उसके लिए है 11 साइंस। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ये है कि जैसे आपको बीटेक होता है, जो ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग होती है, उसी से पहले 3 साल की डिप्लोमा आप कर सकते हो। ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, और इसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हो, बीई भी कर सकते हो, और या फिर आप सिर्फ 3 इयर्स का डिप्लोमा करके अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप जॉब में भी जा सकते हो। लेकिन 11 साइंस और 11 या 12 साइंस करके बहुत ज्यादा ऐसे डायरेक्टली आपके पास जो है जॉब ऑफर्स बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। तो इन जनरल वो स्टूडेंट्स जो बीटेक करना ही है, कंफर्म है बिल्कुल, वो इन जनरल जो है 11 साइंस के लिए जाते हैं। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक ऑप्शन आपका हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना प्लान बी अगर लेके चलना चाहते हो कि अगर 11 साइंस में नहीं हो पाता है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर ले। या कुछ लोगों के ऐसे हाउ टू गेट एडमिशन इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, शादाब इसके लिए जो टेस्ट होता है एएमयू 11 एंट्रेंस का, सेम टेस्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। हाउ टू गेट एडमिशन इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो टेस्ट होता है एमयू 11 एंट्रेंस साइंस का, उसी टेस्ट में आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए भी जो है फॉर्म फिल करना होता है, और सेम टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है। अजमल सर, अभी मैंने एमयू का कॉन्सेप्टम गाइड लिया है सर, उसी में से डेली बेसिस पे पढ़ता हूं सर। ठीक है, कॉन्सेप्टम गाइड में काफी कुछ कंटेंट है, और ठीक है आप उससे प्रिपेयर कर रहे हैं तो सही है। बट एनसीईआरटी मैथ्स के लिए और स्पेशली क्या कहते हैं साइंस के लिए, जैसा सैफुर रहमान सर ने बताया था, कुछ बुक्स का नाम लिया था, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। लखमीर सिंह की एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक आती है। बट कॉन्सेप्टम गाइड भी ठीक है, उसमें कंटेंट काफी कुछ है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है। इसके साथ में आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक भी जरूर ले लें। सर एहतशाम ने पूछा है एमयू 11 कॉमर्स का एंट्रेंस कब तक हो सकता है? वही अभी हमने बात की कि टेस्ट के बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है एहतशाम। जैसे ही इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे एमयू कंट्रोलर एग्जाम्स पे आती है तो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। और आतिफ सर जी तौसीफ सर आई थिंक रीचेबल नहीं है। अच्छा, इसलिए हाँ। अब तो एक चीज कुछ में जो यहाँ सिलेबस है आर्ट्स का उसमें से कुछ हम लोग इनपुट दे सकते हैं क्या? जी हाँ, इसमें एक तरीके से ये है कि सिलेबस को आप शेयर कर सकते हैं बच्चों से। ठीक है, उसमें आप स्क्रीन शेयर करिए, थोड़ा सा मैं बता ठीक है सकता हूँ, सर, बता एक देता मिनट हूँ। दीजिए। जी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये अजमल साहब का जो क्वेश्चन है, अजमल साहब आप हम्म बीए की तैयारी कर रहे हो, और हम्म। ये खास तौर से जो सेशन है ये हम्म 11th के लिए है। सेशन जो आपने कंसेप्टम बुक बोली, तो ये आपको मेंशन करना चाहिए कि आप बीए के लिए बोल रहे हो या फिर हम्म 11th के लिए बोल रहे हो, क्योंकि सर जो एक्सप्लेन आपको कर रहे थे वो 11th के लिए कर रहे थे, उसमें जी मैथ्स भी जी। है, साइंस भी, यही चीज है।
तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा आप अजमल। हाँ अजमल, एक तो ये सेशन 11 एंट्रेंस के लिए है, बीए के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बीए के लिए सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके ठीक है अजमल, आपको बीए के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है। जी अजमल आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दें, आपको बीए ओके। वाले ग्रुप में मैं ऐड कर दिया जाएगा। जी ठीक है आतिफ सर, जो 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स का सिलेबस है, आई थिंक अजमल ने नंबर शेयर किया है। मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ, आप इसके लिए परेशान मत हो। बीए के लिए हम टीम अली की टीम का अलग ग्रुप है। इसमें शेयर मत करिए सर, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीए के लिए करना है हाँ या हाँ 11 हाँ के लिए हाँ। करना है ना। तो अजमल का ठीक है, नंबर आप बस उसमें पर्सनली ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट में हम अजमल का नंबर नोट कर लेते हैं। अजमल ने नंबर शेयर किया है, उनका नंबर ऐड कर दिया जाएगा, नो इश्यूज। जी 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 जी, ठीक, ये बेहतर। देखिए मैं थोड़ा सा ये करूं कि मेजर पोर्शन जो 11 एंट्रेंस के लिए आर्ट्स वालों का है, उस सेक्शन में एक बड़ी चीज़ ये है कि 60 नंबर की सोशल साइंस आपकी आती है। ठीक है, जो बच्चे आर्ट्स एंड कॉमर्स के होंगे तो वो ध्यान से ज़रा सुने। उसमें 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पूरा आपको उसी पे फोकस करना है। 60 नंबर के मार्क्स इसमें यही हैं पूरे आपको। तो जो इसमें आपको टोटली वही चीज़ें हैं जो आपने 9th एंड 10th में पढ़ी होगी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पूरी। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि जो मुगल एम्पायर भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, हड़प्पन कल्चर भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो वो पूरा जो भी पोर्शन आप वहाँ से थ्योरेटिकल आप वो पढ़ सकते हो, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही सिविक्स में भी आपको क्या क्या चीज़ें हैं कि जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चैप्टर्स हैं ना वही एक तरीके से टॉपिक्स हैं आपके वहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या हैं, इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। जो भी आपके सिविक्स का पोर्शन था वहाँ पे उसको आप फोकस कर सकते हो। ऐसे ही आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, रिजवान सर ज़रा नीचे कीजिएगा, सिविक्स से नीचे। रिजवान सर थोड़ा सा सिविक्स का अगला पोर्शन थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के जो मेजर पोर्शंस होते हैं भाई, बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं आपके। स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, थोड़ा सा और आगे इकोनॉमिक्स का पोर्शन थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो रोल ऑफ सर्विस इन इंडिया ये भी देखना है, इकोनॉमी का क्या रोल है, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा जहन में रखना है। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर लॉ जो होते हैं वो भी थोड़ा सा बहुत देखना है। एटलीस्ट जो आपकी 9th और 10th की बुक थी इकोनॉमिक्स की, उसमें से ही आपको ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी। ऐसे ही हिस्ट्री का भी पोर्शन मिलेगा आपको। नीचे आया जैसे ये हिस्ट्री का पोर्शन आया, तो हिस्ट्री में ये मेन टॉपिक है आपके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी फर्दर पॉइंट्स हैं। नाजी पार्टी जो थी उसके बारे में पढ़ना है, हिटलर के बारे में जो भी आपने देखा होगा, है ना, जर्मनी के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो था ये भी चीज़ आपको देखनी होगी, पॉलिटिक्स, ठीक है, इस तरीके से सारी ये सब चीज़ें आपको मेनली, मैंने बार बार कह रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़्यादा पूरी चीज़ है। और आप साइड बुक कुछ भी ले सकते हो, कंसेप्ट की भी आती है 11th की, आप उसमें भी देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चाहिए तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ज्योग्राफी के बारे में जैसे वही है कि इंडिया का साइज लोकेशन क्या है, फिजिकल क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, है ना, स्टेट की पॉपुलेशन वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर के बारे में, सीजन्स के बारे में, कौन कौन से सीजन होते हैं, कौन कौन से सीजन में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, सॉइल्स के बारे में, पावर के बारे में, कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं इंडिया के, ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। और साइड बुक आप कुछ भी ले सकते हो, कंसेप्ट जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 11th की भी आती है, उसमें भी अच्छा मटेरियल दिया हुआ है आर्ट से रिलेटेड, तो आप उसको भी देख सकते हो, आपको वहाँ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। जी थैंक यू अब आतिफ आप सर। और जो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जीके का सिलेबस है आतिफ सर, वो बिल्कुल सेम है, साइंस के लिए हो जी चाहे आर्ट्स के लिए हो। तो ये जी, एक अच्छी बात है साइंस कि हो, अगर कुछ, जी जी
जी जी जी, बिल्कुल सेम। कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स एंड साइंस दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये फायदे की चीज है कि इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जीके जो वो प्रिपेयर करेंगे वो दोनों ही टेस्ट के लिए उनके काम आएगी। इवन जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो भी सेम है। 9th एंड 10th का जो सारे चैप्टर्स हैं 9th एंड 10th के वो उनको प्रिपेयर करने हैं। स्पेशली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल तक पढ़ना है, लेकिन सिर्फ 9th एंड 10th का बेसिक ना पढ़ें। बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब उससे आगे जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस लेवल तक आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी होगी। सईद ने पूछा है कॉमर्स का सिलेबस। कॉमर्स का सिलेबस सर आई थिंक अलग से बिल्कुल नहीं है, यही ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। सईद आप देख पा रहे होंगे 11th का ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। कॉमर्स के लिए भी सेम है, यही सिलेबस है। सोशल स्टडीज पढ़नी है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंडो इस्लामिक कल्चर, यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको कॉमर्स के लिए भी। आई होप सईद आपका ओके सर, सॉरी मैंने ऊपर देखा, कोई बात नहीं है, ठीक है सईद। तो कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स के लिए जो है सेम टेस्ट होता है, सेम सिलेबस है। ओके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, यानी 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद अगर आपके और कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछें, चाहे तो चैट बॉक्स में लिखें या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। शकील खान ने हैंड रेज किया हुआ है, तंजीला ने हैंड रेज किया हुआ है, आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछें। आप लोग डायरेक्ट अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछिए। हाँ शकील आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए पहले। सईद सर क्या क्या पढ़ना है कॉमर्स सिलेबस में प्लीज एक बार और बता दीजिए। ठीक है 1 मिनट में बताते हैं। मैथ्स का सिलेबस 9th एंड 10th दोनों आएगा, बिल्कुल 9th और 10th दोनों का सिलेबस प्रिपेयर करना है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो सिर्फ 10th का, क्योंकि आतिफ सर आई थिंक जो बोर्ड का एग्जाम होता है 10th का उसमें सिर्फ 10th की सिलेबस पूछा जाता है उनसे मैथ्स का। तो 9th का जो है इन जनरल बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो भूल जाते हैं उनको 1 साल का वक्फा हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल जी जी क्लियर रखें कि 9th एंड 10th दोनों का ही सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तो बिल्कुल करने हैं, उसके साथ साथ जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको हम 1-2 लिंक शेयर कर देते हैं अपने ट्यूटोरियल्स के, जो हमने कुछ क्लासेस वगैरह ली थी उसके लिए शेयर किया था। तो आपको उस लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी है, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के और वहीं पे जो है स्टॉप कर दें। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको उस लेवल तक अपनी तैयारी को ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर आप बात करें तो एक हमने अपनी YouTube ट्यूटोरियल का लिंक शेयर किया है, आप उस पर देख सकते हैं कि कैसे किसी टॉपिक को भी पढ़ना है। सर कॉमर्स के लिए भी मैथ्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्कुल जफर सिद्दीक, कॉमर्स के लिए भी मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स आपको पढ़ना है, 9th एंड 10th का पढ़ना है। लेकिन ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस का पोर्शन है, क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि उसमें जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स जो है कॉमर्स स्ट्रीम में 20 मार्क्स की पूछी जाती है, और अगर साइंस स्ट्रीम में बात करें तो वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है। तो ये फर्क रहता है अगर आप बात करेंगे कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स के लिए भी मैथ्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं शकील खान, तंजीला हसन, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछिए। सर साइंस में कितने मैथ के कितने क्वेश्चन कितने नंबर की आती है सर? 30 मार्क्स के आते हैं शकील। सर इसमें 30 मार्क्स के आते हैं सर? हाँ 30 सर मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। सर इसमें 9th और 10th की दोनों की मैथ पढ़नी पड़ेगी सर? हाँ 9th और 10th दोनों की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ओके सर।
ठीक है। और शादाब खान ने पूछा है, आई सेलेक्ट बोथ क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इनफॉर्म देन हाउ आई गॉट एडमिशन इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखिए, आपने जैसे वहां पे चॉइस फिल की होगी, पहले अगर क्लास 11 साइंस को दिया है तो मार्क्स ज्यादा होने पे आपको क्लास 11 साइंस मिलेगा, अदरवाइज फिर जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिलेगा। जैसे आपने चॉइसेस वहां पे फिल की होंगी उस हिसाब से मिलेगा। ओके ठीक है, ये नंबर ऐड करना है 11 साइंस वाले ग्रुप में। ओके वी विल ऐड। तंजीला, इलेवन आर्ट्स में ऐड करना है। ओके 11 आर्ट्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। 11 आर्ट्स। सईद। देखिए बच्चों, हाँ जी सर, हाँ आतिफ सर बताएं। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। देखिए, सबसे पहले एक चीज़, आप कुछ करें ना करें लेकिन एक काम ये कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 साल, इससे ज़्यादा ना नहीं भी ले रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम 5 साल पुराने वाले पेपर्स किसी भी गाइड में भी आपको मिल जाएंगे, या कहीं से भी आपको ग्रुप वगैरह पे शेयर काफ़ी जगह हो चुके हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो आप लोगों को वो ज़रूर पढ़ने हैं। कई दफा ये होता है वही क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, हर चीज में अगर रिपीट नहीं भी हुए कुछ चीज, लेकिन सेम वैसे ही वैल्यूज बदल के वही कंसेप्ट पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, जीके इंडो इस्लामिक हो, या फिर आर्ट्स वाले पोर्शन हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, तो आपको क्वेश्चंस वही घुमा फिरा के उसी के अराउंड ही पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट 4 साल या 5 साल के पेपर्स आप जरूर अच्छे से कर लो, तो वो आपको काफी मदद कर देंगे, आपको कुछ गेन करने में, अच्छा खासा गेन करोगे आप उसमें। जी, क्वेश्चन पूछिए आप। अभी एक तो वसीम ने बोला था कोई नंबर ऐड करने के लिए 11 साइंस ग्रुप में, सो वी विल ऐड दैट, नो प्रॉब्लम। अदनान ने पूछा है, सर जो आपने लिंक शेयर किया था ग्रुप का, वो आर्ट्स के लिए था या साइंस के लिए था? अभी ये कॉमन ग्रुप है अदनान, जो व्हाट्सएप ग्रुप का हमने लिंक शेयर किया था। एंड बाकी आगे हम लोग उसमें जो है साइंस एंड आर्ट्स को भी अलग अलग कर देंगे। बट अभी जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है दैट इज फॉर 11 एंट्रेंस ग्रुप, कॉमन कह लीजिए, साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए है वो। ठीक है, हम फिर से एक बार शेयर कर देते हैं। अभी जो भी आर्ट्स एंड साइंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो 11 एंट्रेंस में, उसके लिए आप ज्वाइन कर लें ये व्हाट्सएप ग्रुप। अभी हमने फिर से शेयर किया है लिंक। और फिर हम लोग आगे उसमें साइंस एंड कॉमर्स या साइंस एंड आर्ट्स के लिए अलग अलग भी कर देंगे उनमें स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है। सईद खान, सर माई क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन पूछिए सईद। सर क्या क्या पढ़ना है कॉमर्स सिलेबस में, प्लीज एक बार और बता दीजिए। ठीक है सईद, एक बार वेट करिए, अभी एक बार फिर से हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तंजीला ने हैंड रेज किया हुआ है स्टिल। तंजीला, अगर आपकी क्वेरीज अभी हैं तो पूछिए बिल्कुल। सैफुर रहमान सर जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ? नो सर। ओके, सो तंजीला को हम लोग हैंड रेज लोअर कर देते हैं। ओके, शादाब खान ने पूछा, व्हेन आई गॉट लेस मार्क्स इन एंट्रेंस एग्जाम देन आई गॉट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जी, अगर कम मार्क्स रहते हैं तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिलेगा आपको, सही कह रहे हैं। अगर ज्यादा मार्क्स रहते हैं और आप उस कैटेगरी में हैं जिनको 11 साइंस मिल रहा है, तो जो आपने अगर पहली चॉइस 11 साइंस दी है तो वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो मार्क्स जितने चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए, इन जनरल कम होते हैं थोड़े, तो फिर आपको उसके लिए ऑप्शन दिया जाएगा अगर आपने दोनों ही फिल कर रखा है तो। शादाब, तो अगर आपके लेकिन एक मार्क्स चीज उस है लेवल तक इसमें, हैं। हाँ हाँ, अगर आपने पहली चॉइस ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग भर दी है तो हाँ, ऑब्वियसली आपको वो फिर पहले ही तो मिल ज्यादा जाएगा मार्क्स पे अगर। भी मिलेगा। हाँ, हम्म, अभी जी। शादाब ने बताया था कि उन्होंने पहली चॉइस जो है साइंस को दिया है, फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को दिया है। 11 इन जनरल साइंस यही को, सीक्वेंस रखते हाँ हैं इन लोग। जनरल स्टूडेंट्स का यही सीक्वेंस होता है।
तो आई होप शादाब आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सैफुर रहमान सर जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, सईद खान कह रहे थे कि एक बार कॉमर्स का सिलेबस फिर से बता दिया जाए। तो एक्चुअली में सईद, बेटर ये है कि आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जो हमने लिंक शेयर किया है, अभी फिर से शेयर किया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उस पे हम लोग सिलेबस शेयर कर देंगे। और जो इनपुट होगा और डिटेल्ड इनपुट हम लोग एक वीडियो बना के, क्योंकि अभी तौसीफ सर हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं या उनसे बात हो पाती है तो एक उनसे हम लोग 10 to 15 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करके और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो आपको वेरियस रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन जो है वहां पे मिलती रहेंगी, ठीक है। सिलेबस पीडीएफ भी शेयर कर देंगे और उसमें कैसे पढ़ना है, क्या डिटेलिंग है, वो भी शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली तौसीफ सर को इनवाइट किया था जो एक्सपर्ट हैं स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके लिए। लेकिन वो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्ट हुए थे शुरू में, फिर अभी नहीं है लेकिन अवेलेबल। जी, उनका नेटवर्क इशू है, उनकी हाँ, कॉल आई थी तो हम लोग दिखाती ऐसा नहीं है। कर लेंगे कि ऑफलाइन वे में उनको बोलेंगे रिकॉर्ड करके और वो फिर आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आई होप के जो क्वेरीज थी, एक बेसिक आप लोगों को जहन में जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे एड्रेस हो पाए होंगे। और मेरा आप सब लोगों से जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि इस बार जो कोविड इश्यूज की वजह से भी जो टेस्ट की डेट नहीं होने की वजह से सामने डेट नहीं पता है स्टूडेंट्स को, उस वजह से भी कई स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रिपरेशन कैसे करें या कितने टाइम तक करें, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करें, इन सब को लेके भी इश्यूज रहते हैं। बट मेरा एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर आप पूछें कि क्या हो सकता है अगर आप डेट को लेके सिर्फ कई बार परेशान हो रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आप मैक्सिमम इन जनरल जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 मंथ का मिलेगा डेट अनाउंस होने के बाद। आतिफ सर, क्या इसमें कुछ क्वेश्चन है? इन जनरल वो 1 मंथ का टाइम तो देंगे ना जब भी डेट अनाउंस होगा, तो एमयू ऑफिस की तरफ से। आतिफ सर, ओके। तो इन जनरल वन जी जी मंथ की बोलिए। डेट, 1 मंथ की का टाइम जो है, टाइम स्पैन इन जनरल रहेगा, गैप तो रहना चाहिए जब भी जी वो जी डेट जी अनाउंस करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप पिछले ईयर का भी देखें, लास्ट ईयर का भी, तो इन जनरल 1 मंथ का जो है आपको टाइम मिलेगा जब भी वो डेट अनाउंस करेंगे। तो बेटर ये है कि अभी आप आज से लेके 1 मंथ के, तो आज अगर 18 जुलाई हो रही है तो आप 18 अगस्त या फिर 5th ऑफ अगस्त को रख लें कि इतने तक तो टेस्ट नहीं हो रहा है, इतना टाइम तो है ही आपके पास, ठीक है। और आप एक टेंटेटिव डेट, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है आप ज्यादा अच्छा वर्क कर पाते हैं अगर आपके पास एक डेडलाइन होती है, टेस्ट की डेट होती है, तो आप ज्यादा मोटिवेटेड होते हो। ये सब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं स्पेशली टेस्ट के प्रिपरेशन के टाइम में स्टूडेंट्स के साथ, वो हम लोग बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी जो है इस तरह के टेस्ट को प्रिपेयर किया, क्वालिफाई किया है, और क्या उसमें जो है आप लोगों को इश्यूज आते हैं वो हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी आप मोर और लेस ये दिमाग में रख सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में टेस्ट होगा, ठीक है, और सितंबर में कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। तो आपके पास जुलाई में 12 to 10 15 डेज है, और सितंबर अगस्त पूरा का पूरा है आपके पास। तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें, और ऐसा प्लान करें कि उस 1.5 मंथ में आप पूरे सिलेबस को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाए। अगर उसके बाद भी टेस्ट की डेट थोड़ा सा बाद में आती है तो वेल एंड गुड, आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और अगर सितंबर में जैसा आपने प्लान किया था वैसे ही टेस्ट हो जाता है तो बिल्कुल आपका जो टाइम है और जो स्ट्रेटजी है वो फिट बैठेगी। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स के जहन में, क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि टेस्ट कब होगा, तो देखिए एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी टेस्ट के बारे में, लेकिन बेटर ये है कि आप साइकोलॉजिकली प्लान करने के लिए, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए एक डेट फिक्स करें ऑलमोस्ट 1 मंथ के गैप पे।
और उसी हिसाब से आप ये मान लें कि 1 मंथ के गैप पे टेस्ट तो होना है उस डेट में, और आप उसी हिसाब से अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तैयार करें और प्रिपेयर करते रहें, और उस डेट में हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर उसके आसपास अगर थोड़ा सा बाद में भी होता है, हफ्ते 10 दिन का गैप रहता है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है साइकोलॉजिकली इस इशू को डील करने के लिए। आतिफ सर, और कोई पॉइंट अगर ऐसा आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो? हाँ, एक्चुअली सारे पॉइंट्स तो कवर हो ही गए हैं। बस जैसे कि रिजवान सर ने बताया कि आप मोटिवेटेड रहो और फोकस रहो। जैसे कि सर ने बोला कि कम से कम आप अपने आप को एक डेडलाइन दो, कि 1 महीने की डेडलाइन आपको रिगरसली अच्छे से फोकस होके पढ़ना है। चाहे एंट्रेंस मेरा 1.5 महीने का मिल रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि बाकी के मैं 15 दिन और रिवीजन पे खर्च करूंगा। ठीक है, तो सही बस बात। आपको मोटिवेटेड रहना है और फोकस रहना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ही लेंगे, और इन जनरल जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी क्वेरीज लिखें। और कोई और ऐसा नंबर, पोर्टल, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सकते हैं, उनकी अगर क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकते हैं? आतिफ सर, कोई और नंबर शेयर कर सकते हैं हम लोग? सईद खान सर, इस इंस्टा का क्या करें, वो बह कहता है हम लोगों को, अच्छा बहकाता है हम लोगों को। सही कह रहे हैं सईद खान, अभी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा टाइम आपका ले लेते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डेविएट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये सबसे पहली बात तो ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, और ये इन जनरल लोगों के साथ है, ऐसा नहीं है ये आपके साथ ही है। ये हम लोगों के साथ भी कभी कभी होता है कि फेसबुक, व्हाट्सअप ये देखने में काफी टाइम हम लोग अपना जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं कह लीजिए, और वो उस तरह से फ्रूटफुल तो होता नहीं है, हम लोगों की अपनी प्रिपरेशन या जो काम है वो अफेक्ट करता है। तो उसका एक सिंपल सा अप्रोच आप रख सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव टाइम, पैसिव टाइम का। एक्टिव टाइम कहते हैं कि आप मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर कर लें, एकदम फिक्स कर लें कि आप इस टाइम पे अपनी पढ़ाई करेंगे, और उस टाइम पे आप अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपने पूरे जो टाइम है उसको ऐसे एक्टिव टाइम और पैसिव टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना टाइम जो है वो 9 to 9 किया हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इन जनरल व्हाट्सएप पे अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो उसका रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना या कोई भी वीडियो किसी ने कोई शेयर किया है जैसे कॉमेडी वीडियो हो, तो वो हम उसको ओपन नहीं करते हैं। रात के 9 बजे के बाद जो है फिर ऐसी वीडियोस या मैसेजेस को चेक करना अगर टाइम होता है तो, या इंस्टा या फेसबुक या और बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको चेक करते हैं। तो एक ये स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हैं। एक्टिव टाइम, पैसिव टाइम का कॉन्सेप्ट होता है ये कि आप अपने पूरे दिन भर के टाइम में एक एक्टिव टाइम सेट कर लें कि उस टाइम पे आप एक्टिवली जो काम है, पढ़ाई है, उससे ही रिलेटेड काम करेंगे, और जो सोशल मीडिया अकाउंट या जो ऐसे लेस वर्थ काम है उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वो धीरे धीरे ही होगी, धीरे धीरे ही होगी। कभी ऐसा होता है कि आप जो है अपना काफी टाइम जो है इंस्टा पे या फेसबुक पे लगा देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, फिर जब आप बाद में आपको ख्याल आता है कि ये काफी टाइम हमने वेस्ट कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल होता है, ये नॉर्मल है, अभी के टाइम पे बहुत कॉमन है सही। तो बेटर ये है कि आप कुछ ना कुछ उसके लिए एक्टिव टाइम, पैसिव टाइम सेट जरूर कर लें, ठीक है, कि इस टाइम पे तो नहीं टच करना है या इतने बजे के बाद करना है। कि आप इन जनरल अगर 8-9 बजे तक पढ़ाई करते हैं रात के, तो 9 बजे के बाद चेक करना है। उससे ये होगा कम से कम आप उससे पहले जो है प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे पढ़ाई पे, ठीक है। सैफुर रहमान सर जुड़े हुए हम लोगों के साथ, आवाज आ रही है आप तक? यस सर, यस सर। सैफुर रहमान सर, आपने 2 बुक्स के नाम लिए थे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसका नाम हम लोगों को फिर से बताएं तो वो स्टूडेंट्स के साथ हम लोग शेयर कर लें, स्पेशली जी सर। फिजिक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एक तो बुक जी थी, सर। हम टाइप भी कर देते हैं, बताएं सर। सर पहली तो वही मैंने लखमीर सिंह मंजीत कौर जो आपने बताया उसको ही बताया कि उससे थ्योरी क्लियर करें। न्यूमेरिकल के लिए मैंने मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की। सर क्या मैं चैट सेक्शन में लिख दूं उसको? हाँ या लिख आप? दीजिए सर, बेटर है, वही हम लिख रहे थे, अब बेटर है आप जी लिख सर। दें सर। मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की आती है हम्म। एक, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बढ़िया लेवल पे दिए हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे से अगर ये इसके ज़्यादातर क्वेश्चन अगर ना हो हम्म।
तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, इसका जितने प्रॉब्लम्स बच्चे कर पा रहे हैं वो भी काफी है उसके लिए, तो क्योंकि उसमें एडवांस क्या लेवल है बुक सर, है। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस या फिर? ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, और ज्यादातर बच्चे जब उसका सॉल्व एग्जाम्पल कर लेंगे तो उनसे ऑब्जेक्टिव भी होने लगेगा। तो तो क्लास पहले 9th एंड सॉल्व 10th के एग्जाम्पल लिए करें आती है वो? इस बुक का। दोनों की सर, दोनों की आती है सर ये। अच्छा, क्लास 9th एंड 10th के लिए आती है। जी जी। मैग्रो हेल्थ पब्लिकेशन की, मिस्टर स्टालिन मल्होत्रा राइटर हैं इसके, 9th और 10th दोनों की आती है सर ये। स्टालिन मल्होत्रा, यस सर। ठीक है सर। फिजिक्स के लिए ना स्पेशली? यस यस सर, मास्टरिंग न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एग्जैक्टली सर, फिजिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10th, है ना? यस ठीक है, तो मेरे पास आई थिंक इसकी इमेज है, हम शेयर कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अगर दिख पा रहा हो तो आप भी ओके देख के कंफर्म कर देना कि ये इसी बुक के बारे में आप बात कर रहे हैं। ओके ओके सर, श्योर। एक मिनट दीजिए, शेयर करते हैं। यस सर, बिल्कुल यही है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर सारे क्वेश्चंस इसके बच्चों से अगर नहीं हो पाए पहले अटेम्प्ट में, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के अगर 50-60% प्रॉब्लम भी आप कर ले रहे हो विदाउट एनी गाइडेंस, वो भी आपके लिए बहुत है, इतना भी सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। लेकिन पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल करना है इसका, सॉल्व एग्जाम्पल आप कर लो, दैट इज़ इनफ। ठीक है सर, थैंक यू। जफर सिद्दीक, क्या कोई बुक कॉमर्स के लिए है? बिल्कुल, कॉमर्स के लिए भी आप 9th एंड 10th की बुक्स ले सकते हैं। अदरवाइज जो गाइड आती है मार्केट में, कॉन्सेप्टम और एपेक्स की है गाइड, ये गाइड आप कंसल्ट कर सकते हैं। इनमें भी काफी कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा कॉमर्स के लिए। कॉन्सेप्टम गाइड है, एपेक्स की गाइड आती है, वो भी गाइड आप ले सकते हैं। अदरवाइज 9th एंड 10th का जो बुक है, 9th एंड 10th की जो बुक है सोशल साइंस की, वो आप ले सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके जफर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने फिर से शेयर किया है, जो भी लोग स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं MU11 एंट्रेंस की और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की, वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर और कोई क्वेरी है तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरीज और हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चाहे तो चैट में लिख के या आप अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नो हम्म क्वेश्चंस। हम्म ठीक है, आज के लिए काफी है इतना, आई थिंक। ठीक है। अच्छा, तो फिर आगे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, सर आप अपना पोस्टर दे दीजिए, मैं अपने एरिया में लगवाना चाहता हूँ। आपने इतना हेल्प किया है, थैंक यू सईद। श्योरली वी विल शेयर आवर पोस्टर व्हेनेवर इट विल बी प्रिपेयर्ड। सो पोस्टर भी देंगे बिल्कुल आपको। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन मोड में ऐसा कुछ होता है तो आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि स्पेशली स्टूडेंट्स तक जितना ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज शेयर हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के सीनियर्स ने भी जो है इस तरह से हम लोगों को हेल्प की थी, गाइडेंस दी थी, तभी हम लोग AMU में जो है एडमिशन ले पाए। और आतिफ सर से, सैफुर रहमान सर से जो है इसीलिए हमने इन लोगों को जोड़ा था कि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। और अगर हम लोग ऐसा कोई बैच भी स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल शेयर करेंगे। जस्ट प्लीज मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन कॉमर्स सिलेबस। हाँ जाफर, बिल्कुल हम लोग, जाफर सिद्दीक, बिल्कुल हम लोग ऐसा जो है, तौसीफ सर उसके एक्सपर्ट रहे हैं कॉमर्स के, जो सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है, तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो उनको जो है कहेंगे कि वो प्रिपेयर कर लें और वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह हम लोग आगे टच में रहेंगे। ऐसे काउंसलिंग सेशंस की अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग बिल्कुल ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे।
सर कट ऑफ कितना जा सकता है आतिफ सर? कट ऑफ देखो, बिना पेपर देखे तो कट ऑफ क्या बताओगे अभी, जब पेपर आएगा तभी आर्ट्स कह का आप सकते कह हैं। रहे हैं, आर्ट्स का क्योंकि पूछना चाह रहे हैं। नॉर हाँ, नॉर्मली जनरली जो जाता है, क्योंकि देखिए पिछले साल हर कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर ही गई है, मतलब पेपर मुश्किल भी आ जाता है तो उसके हिसाब से होती है। एक्सटर्नली एक्सटर्नली कट ऑफ जो है 60+ ही जाती है एमयू में, ये है। हाँ, और 60 इंटरनल प्लस का तो थोड़ा सा, एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। जी जी जी, इंटरनल आप मान के चलिए 50 to 60 के बीच में आराम से सही कह रहे हैं। अच्छी स्ट्रीम ले सकते हैं आप, ये है। ओके तो ओके ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू कट ऑफ फॉर साइंस। साइंस के लिए कट ऑफ ज्यादा जाती है शादाब, और एटलीस्ट आप कितना आतिफ सर कट ऑफ साइंस के लिए पूछ रहे हैं शादाब? एक्सटर्नल 70 मान के चलिए कि आपको हाँ 70 यही, से ऊपर करना है 70 एक्सटर्नल। to 75 पे ही सिलेक्शन हो पाएगा। बेटर है कि आप थोड़ा सा हाई सेट करो, 75 सेट कर लो। ठीक है, कट ऑफ जी एक्चुअली में वेरी करती है शादाब, या बाकी स्टूडेंट्स भी जो भी लोग सुन पा रहे हो, कट ऑफ हर ईयर जो है इन जनरल वेरी करती है टेस्ट के हिसाब से। और बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोविड का इशू है, टेस्ट जो है वो सेंटर्स का इशू है कि कई बार, तो इसीलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई ही सेट करो। अगर पिछली बार का देखें 70 के हिसाब से, बट आप बेटर है कि आप 75 सेट कर लो साइंस के लिए। ठीक है, और मेनली अगर आप पूछोगे कि जो है कितनी पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आप 70 बोल सकते हो। जैसा अभी पूछ रहे थे मिनिमम कितना है, तो 70 से मिनिमम के लिए आप तैयारी मत करो बिल्कुल भी। आपको कम से कम अपना टारगेट तो 70 का रखना पड़ेगा। हालांकि वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसा जो है एडमिशन लेते हैं, लिस्ट कितनी आती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एमयू का एडमिशन होते होते लेट हो जाता है, तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं, या वेटिंग वाले रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये काफी चीजें इश्यूज रहती हैं। तो आप तो 70 कट ऑफ मान के प्रिपेयर करो साइंस के लिए स्पेशली। ठीक है आतिफ सर, तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं सेशन। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आज के सेशन में हम लोगों ने जैसे कि बात की कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एएमयू के 11 एंट्रेंस साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्पेशली मोहम्मद आतिफ सर और सैफुर रहमान सर फॉर discussing all those things, especially from the syllabus of 11 entrance science and arts commerce, in elaborative way, बहुत ही elaborative way में इन लोगों ने डिस्कस किया। स्पेशली आतिफ सर ने जो इंडो इस्लामिक कल्चर एंड जीके का पोर्शन है वो बहुत ही इलेबोरेटिव वे में डिस्कस किया, पिन पॉइंटेड वे में कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताया। और सैफुर रहमान सर ने स्पेशली फिजिक्स में कैसे इन आपको जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, और किस लेवल तक पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, और बुक्स के नाम भी शेयर किए हैं जो हम लोगों ने चैट बॉक्स में भी शेयर किया। तो ये सारी ही चीजें हम लोगों ने शेयर की हैं। आई होप के स्टूडेंट्स के काफी हेल्पफुल होगी उनकी प्रिपरेशन में, और स्टूडेंट्स को काफी जो है हेल्प मिलेगी इससे उनके प्रिपरेशन में। और एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से कि आप मोटिवेटेड रहिए, टच में रहिए, और अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और अगर कोई प्रॉब्लम इशू क्वेरीज होती हैं तो आप बिल्कुल हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्पेशली मैथ्स के सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेरीज होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है, और अदनान ने पूछा है आपकी कोई कोचिंग क्लास है क्या? कोचिंग क्लास है, बिल्कुल है, हम लोग कई कोचिंग से जुड़े हुए हैं अदनान, और इसमें जो है हम लोग शेयर भी कर देंगे अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहेंगे तो। और कॉमर्स के लिए जो कट ऑफ है सईद ने पूछा है वो थोड़ा सा लेस होती है। कॉमर्स के लिए कट ऑफ 60 तक जाती है इन जनरल, लेकिन वही हमने बताया हर ईयर वेरी करती है। सईद आप जो पूछ रहे थे, ठीक है, तो कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए 60 के लिए आप जो है 60 रख सकते हो कट ऑफ जो है, बट हालांकि कभी कभी थोड़ा कम भी जाती है, और इस बार और कम जा सकती है। क्वेश्चंस में आग लगा देंगे, बिल्कुल आग लगा देना है, फोड़ देना है बिल्कुल ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। आग लगा दीजिए, फोड़ दीजिए, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल जो है इस लेवल से करिए कि आप वहां पे आग लगा दें, फोड़ दें बिल्कुल। तो ऐसे ही जज्बे के साथ हम लोग सेशंस में जुड़ते रहेंगे, टच में रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आगे भी कनेक्टेड रहिए।
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेरी मच थैंक यू वेरी मच टू आतिफ सर एंड सैफुर रहमान सर. थैंक यू वेरी मच रिजवान सर. ओके, थैंक यू. यहीं पे वाइंड अप करते हैं. Thank you so much, all participants, all students. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.